अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास कल तलब कर लिया, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में मुल्क में कोरोना केसेस का जायजा लिया जाएगा, तालीमी इदारों की बंदिश, SOPs पर अमल दरामद समेत अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि शीन, नून और मीम लीग की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया है कि हम इकट्ठे हैं। मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत पहुंची, जबकि इनके हमरा मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इन्हें जितनी दहशत जमहूरी क़यादत से है और किसी से नहीं, हुकूमत जो मयार सेट कर रही है इन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगला साल इलेक्शन का साल है और गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग इलेक्शन जीतेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि PDM ये ना समझे अयाज सादिक का बयान पस मंजर चला जाएगा। आवाम जलसों में मुल्क दुश्मन बयानिए मज़ारे का बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। इनकी इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो से चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के इस्तिस्ना पर सवाल उठा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कराची की एहतसाब अदालत में पाकिस्तान स्टेट ऑयल में मुबैना तौर पर खिलाफ ज़ाब्ता बढ़ती रेफरेंस की समाअत पर पेश हुए। इस मौके पर इस्तिगासा की जानिब से गवाह ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। गवाह की जानिब से आइंदा समाअत पर दस्तावेज़ात जमा कराए जाएंगे। अदालत ने मज़ीद कार्रवाई 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान सख्ती से मुस्तरद करते हुए बयान को गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारत के गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर मुदाखलत का कोई जवाज़ नहीं। अबूरी इस्लाहात गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रख कर की गई हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मोदी हुकूमत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देकर आलमी फ़राइज़ पूरे करे। चेयरपर्सन कायमा कमेटी दाखिला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन की मनसूबा बंदी की जा रही है। अपने एक बयान में मुसर्रत चीमा ने इल्ज़ाम आयद किया कि नवाज शरीफ ने मुल्क दुश्मन बयान देने पर अयाज सादिक की पजीराई के लिए तवील टेलीफोन कॉल की। उन्होंने अयाज सादिक को बताया कि सजन जिंदाल भी बयान पर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुसर्रत चीमा ने कहा कि शाहिद खाकान, एहसन इकबाल और अयाज सादिक को हर हाल में मरियम नवाज की पैरवी का हुक्म दिया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अयाज सादिक को हीरो के तौर पर पेश करने की भी मनसूबाबंदी की है। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब पर नैब के छापे पर एहतजाज करते हुए कहा कि NICVD के खिलाफ इंक्वायरी पर नहीं, छापे पर एतराज़ है। उन्होंने कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने NICVD पर नजरें जमाई हुई हैं। नैब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता जिन्होंने चीनी स्कैंडल में मुल्क को अरबों का टीका लगाया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस में इनके वकील को आइंदा समाअत पर पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने वफाकी वज़ीर फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस की समाअत की। फैसल वावडा की जानिब से कोई भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुआ। इस पर दरख्वास्त गुजार का कहना था कि फैसल वावडा ने रिटर्निंग अफसर को अमेरिकन पासपोर्ट नहीं दिखाया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वायरस तेजी से फैल रहा है और 2 माह से ज़ायद अरसे के बाद कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4% से ज़ायद हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 27,953 टेस्ट किए गए, जिनमें 1,123 अफराद में कोरोना टेस्ट की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 12 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद लाहौर समेत सूबे के मुतादिद मुकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिए। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करते हुए 830 मुकामात को सील कर दिया, जिनमें 435 मुकामात सिर्फ लाहौर शहर के हैं। सील मुकामात में कोरोना के 1416 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इलाके के मकीन 14 रोज तक करंतना में रहेंगे, जबकि सील इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के बायस किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। जमशेद क्वार्टर के इलाके में मुफ्ती अब्दुल्ला यामीन पर हमला करने वाले मुलजिम के इब्तदाई बयान और वाक़याती शवाहिद में तसादुम पाया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार हमला आवर से बरामद पिस्तौल की फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी हुक्काम को मौसूल हो गई है। हमला आवर से बरामद पिस्तौल पहले किसी और वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ। तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि वाक़े का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत दर्ज किया जाएगा, जबकि गिरफ्तार मुलजिम मुदस्सिर से तहकीकात जारी है।
मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलहई को 15 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलहई को 20 रोजा जुडिशल रिमांड के बाद अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से कहा कि मुलजिम से तफ्तीश करनी है जिस पर इसका जिस्मानी रिमांड दरकार है। कराची में गाड़ियों से सामान चुराने वाले रिक्शा गैंग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिमान मुख्तलिफ गलियों में खड़ी गाड़ियों में घुसकर इनका सामान चुराते हैं और बासानी रिक्शे में फरार हो जाते हैं। ये गैंग कराची के इलाके मॉडर्न कॉलोनी के काजिमाबाद में सरगर्म है और गुज़िश्ता 10 रोज से कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन पुलिस ताहाल इन मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने खुद को करंतना कर लिया है क्योंकि उन्होंने कोरोना से मुतासरा शख्स से हाथ मिलाया था। टेड्रोस अधानो का कहना है कि मैंने एक शख्स से हाथ मिलाया था जिसका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, ताहम मुझ में कोरोना की कोई अलामत नहीं। मैं WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक करंतना में रहूँगा। स्पेन में कोरोना वायरस की रोकथाम पर आयद पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। बार्सिलोना समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे में हज़ारों अफराद शरीक थे। बार्सिलोना में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने सरकारी दफ्तर पर पथराव किया और दफ्तर के शीशे तोड़ दिए। हस्पानी वज़ीर आज़म ने अपने बयान में शहरियों से इत्तेहाद और जिम्मेदारी की अपील की है। इनका कहना था कि चंद शरपसंद अनासर का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। काबुल यूनिवर्सिटी में फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। काबुल यूनिवर्सिटी में पीर की सुबह फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कंपाउंड में मौजूद तलबा की बड़ी तादाद ने इस इलाके को खाली कर दिया। फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें उस वक्त आईं जब यूनिवर्सिटी में अफगान और ईरानी हुक्काम एक कुतुब मेले का इफ्तिताह कर रहे थे। एक तालिब इल्म ने बताया कि इन्हें यूनिवर्सिटी में मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की इत्तला दी गई, जिसके बाद तलबा ने यूनिवर्सिटी से निकलना शुरू कर दिया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने नगोर्नो कराबाख के मामले पर आखिर तक लड़ने के अज़्म का इजहार किया है। अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक एक इजलास से खिताब करते हुए सदर इल्हाम अलीयव ने कहा कि अगर नगोर्नो कराबाख समेत दीगर इलाकों से दस्तबरदारी के लिए आर्मीनियन अफवाज के साथ मुज़ाकरात के नताइज किसी मुआहदे तक पहुँचने में नाकाम होते हैं तो अज़रबैजान की अफवाज आखिरी हद तक लड़ेगी। अरब मीडिया का बताना है कि अज़रबैजान के सदर और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान इतवार के रोज़ एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें इल्हाम अलीयव का कहना था कि आर्मीनिया के पास इस मामले में रूस के फौजी अड्डे से मुआवनत की दरख्वास्त की कोई बुनियाद मौजूद नहीं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान 1400 अरब रुपए की टैक्स वसूलियाँ की हैं। FBR ने रवा माली साल 2020-21 के दौरान मजमूई तौर पर 1400 अरब रुपए खाम रेवेन्यू जबकि 1337 अरब का खालिस रेवेन्यू हासिल किया है, जबकि पिछले साल इन्हीं 4 माह में 1288 अरब रुपए नेट रेवेन्यू हासिल किया गया था। इस तरह रवा साल जुलाई से अक्टूबर 77 अरब रुपए ग्रास रेवेन्यू में इजाफा हासिल हुआ है। इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के दौरान डॉलर सस्ता हो गया, जबकि दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज शदीद मंदी का रुझान है। इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 21 पैसे कमी हुई है, जिसके बाद डॉलर 5 माह की कम तरीन सतह 160.05 रुपए का हो गया है। अब तक 100 इंडेक्स में 977 पॉइंट्स खो दिए हैं, जिसके बाद इंडेक्स 39,000 की नफसियाती हद खो बैठा है और 38,910 पॉइंट्स पर आ गया है। पाकिस्तान भर में कारोबारी हफ्ते के आगाज में सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा दातोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 1100 रुपए इजाफे के बाद 1,13,200 रुपए हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 943 रुपए इजाफे के बाद 97,051 रुपए हो गई है। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन के बकिया 4 मैचेस में कुल 21 गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत करेंगे, जिसमें जनूबी अफ्रीका के 7, इंग्लैंड के 6, वेस्ट इंडीज के 4, बांग्लादेश के 2 जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 1-1 खिलाड़ी शामिल हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैच के दौरान सौदर्न पंजाब के खिलाड़ी बिलावल भट्टी सर पर गेंद लगने के बाइस जख्मी हो गए। नेशनल स्टेडियम में सौदर्न पंजाब और बलूचिस्तान की टीमों के माबैन जारी मैच में बलूचिस्तान के बॉलर खुर्रम शहजाद की गेंद बिलावल भट्टी के सर पर लगी, जिसके बाद वो ग्राउंड से बाहर चले गए। बिलावल भट्टी कुछ देर बाद दोबारा बैटिंग के लिए आए तो उन्हें चक्कर आने लगे, जिस पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PCB के मुताबिक बिलावल भट्टी का CT स्कैन कराया जाएगा, जबकि मैच में बिलावल भट्टी की जगह मोहम्मद अब्बास को टीम में शामिल कर लिया गया है। मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्दी पड़ना शुरू हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। अलबत्ता कश्मीर और एबटाबाद में चंद मुकामात पर बारिश हुई, जिससे सर्दी की लहर शुरू हो गई। मुल्क में सबसे कम दर्जे हरारत लिया में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गोप्त में -3, कलाब में -2, किल्लात और स्कर्दू में -1, जबकि कोयटा और दीर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی نام کمانے والے فرحان سعید جلد آئمہ بیگ کے ساتھ نئے پروجیکٹ میں نظر آئیں گے۔ دونوں پہلی بار ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ فرحان اور آئمہ نے انسٹاگرام فالوورز کے لیے ایک جیسی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن بھی ایک سا لکھا، جلد کچھ دلچسپ آنے والا ہے۔ کیپشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں اپنے مداحوں کے لیے میوزک ویڈیو تیار کر رہے ہیں۔ ان کے مداح اس نئے پروجیکٹ کے لیے پرجوش ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ پاکستان نے گلگت بلتستان پر بھارت کا بیان مسترد کر دیا اور کہا بھارت کے پاس گلگت بلتستان سے متعلق کوئی قانونی، اخلاقی یا تاریخی جواز نہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے گلگت بلتستان سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد کرتے ہوئے کہا بھارت کے پاس گلگت بلتستان سے متعلق کوئی قانون، اخلاقی یا تاریخی جواز نہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ 73 سال سے بھارت جموں کشمیریوں پر غیر قانونی قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ بھارت بے بنیاد دعوے اصل صورتحال سے توجہ ہٹا نہیں سکتے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا جموں کشمیر پر موقف UN قراردادوں کے عین مطابق ہے۔ مقبوضہ کشمیر تنازع کا حل اقوام متحدہ کے تحت کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے میں ہے۔ ترجمان کے مطابق کہا کہ بھارت UN قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے کر عالمی ذمہ داری پوری کرے۔ سیاسی، انتظامی اور معاشی صورتحال گلگت بلتستان کے عوام کا درینہ مطالبہ ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے پلوامہ حملے کے حوالے سے بھارت وزیر اعظم کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت پلوامہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کی شواہد فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ ترجمان نے واضح کیا ہے کہ ایک وفاقی وزیر کے بیان کو نیا موڑ دینے کی کوشش ہے۔ پاکستانی وزیر نے ریفرنس کے طور پر بات کی تھی۔ 26 فروری 2019 کو پاکستانی فوج کے دیے جانے والے رد عمل کا حوالہ دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ پاکستان مخالف انتخابی مہم کے بعد لوک سبھا الیکشن میں BJP کو فتح ملی۔ BJP حکومت پاکستان کو بھارت کے مقامی سیاست میں گھسیٹنا بند کرے۔ BJP کی قیادت پاکستان کے مخالف جذبات کی بجائے کارکردگی دکھا کر عوام کی حمایت حاصل کرے۔ تھانہ صادقآباد کی حدود میں گزشتہ رات تالا توڑ گروپ نے کارروائی کرتے ہوئے 8 دکانوں کا صفایا کر دیا۔ چور لاکھوں روپے مالیت کا سامان لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے۔ راولپنڈی میں تالا توڑ گینگ سرگرم ہو گیا۔ ملزمان کی مختلف علاقوں میں وارداتیں جاری ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ رات راولپنڈی کے علاقے تھانہ صادقآباد کی حدود میں 8 دکانوں کے تالے توڑ دیے گئے۔ نامعلوم افراد مختلف دکانوں سے نقدی کے علاوہ دیگر قیمتی سامان لے کر بآسانی فرار ہو گئے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب وہ صبح آئے تو 8 دکانوں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ دکانداروں کا مزید کہنا ہے کہ پولیس کو چوری کی واردات سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے، تاہم پولیس کی جانب سے اب تک کوئی خاص کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ دوسری جانب پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ملزمان کا گروہ منظم وارداتیں کرتا رہتا ہے۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں اس سے قبل بھی تالا توڑ گروپ کئی وارداتیں کر چکا ہے اور اب تک لوگ لاکھوں روپے کی جمع پونجی کے علاوہ قیمتی سامان سے محروم ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی کراچی ارشاد سوڈر کی جانب سے پولیو ورکرز کے اعزاز میں کراچی میں ہونے والی تقریب میں 12 پولیو ورکرز کو ایوارڈز دیے گئے۔ تقریب میں پولیو ورکرز نے اس کو سراہا۔ اس طرح کی تقریبات سے ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پولیو کے ساتھ جنگ میں سب سے اہم ترین پولیو ورکرز ہوتے ہیں جن کو پہلی بار اسناد سے نوازا گیا۔ پولیو ورکرز نے BTV سے بات کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا جو لوگ منع کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے پولیو کی ویکسین سے محروم نہ رہیں۔ ان کے والدین کو منانا ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں سن 2005 سے کام کر رہی ہوں جب 150 تھی پیمنٹ، اور جب سے ہم محنت کر رہے ہیں لیکن ہمیں پیمنٹ کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے کام کو دیکھا کہ کرنا ہے ہم نے کام۔ اور میں پٹھان ایریے میں رہتی ہوں اور وہ ریفیوزل میں نے کور کیے ہیں جو کہ کسی بڑے سے بھی نہیں ہوئے، اور پھر مجھے ہندو پاڑا بھیجا گیا UC 11 میں کہ آپ پلیز یہاں آئیں، یہاں کور کریں، وہ بھی علاقہ کور کیا، اور میری انہی محنتوں کی وجہ سے مجھے آج یہ مقام پہ آنا پڑا ہے اور میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ ہم اس دن کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں یہ دن نصیب ہو، ہماری بھی کوئی محنت کا پھل دے۔ آج ہمیں ملا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ہماری آنے والی جو نیو ہیں ان کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ یہ اگر اچھا کام کریں گی تو ان کے لیے بھی یہ دن آئے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمیں ماشاء اللہ سے انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے، بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا تو انہوں نے ہمیں سب چیزیں گائیڈ کی ہیں، اور تھینکس ٹو ڈپٹی کمشنر صاحب کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا ہے۔ ہم بہت تھینکفل ہیں ان کے، کیونکہ کافی انفارمیٹیو تھا اور سارے UCMO UCPO UCCO سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع تھے یہاں پر۔ سر یہ میرے ریکارڈڈ ریفیوزل آئے تھے میرے 2 ایریاز میں 203، جس میں سے 149 میں نے اکیلے خود کور کیے تھے۔ 149 5 ڈیز میں کیمپین کے سپٹمبر میں۔ بہت زیادہ تو بہت زیادہ ہمارے لیے ہے کہ وہ اتنی اچھی اپرچونٹی کہ ہمیں اتنا بلایا گیا، ہمیں اتنا زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ چیز تو بہت اچھی ہے۔ میں اور لوگوں کو بھی اسی طرح کہوں گی کہ اتنی محنت کریں گے تاکہ اسی طرح ہو ان کے لیے بھی۔ ریفیوزل میں جب میں آئی تھی اس پروگرام میں تو کافی سارے ریفیوزل تھے، بہت سارے چیلنجز تھے جس کا مجھے سامنا کرنا پڑا، تو بڑی محنت سے ہم نے خود بھی کوشش کی، میرے سینئرز نے مجھے بہت سپورٹ کیا، پھر فیملی جو ہے میری اس فیملی نے بھی سپورٹ کیا، اور میں کمیونٹی میں جا کے باقاعدہ لوگوں سے ملتی تھی، مختلف سیشن کرتی تھی ان لوگوں کے ساتھ،
اور اس طرح جو ہے وہ کافی حد تک مجھے ہے جو ہے ریفیوزل میں کامیابی ملی ہے، جو ہم جو ہے اپنے ایریا سے بہت حد تک جو ہے اپنے ریفیوزل ختم کر چکے ہیں۔ اس طرح کی تقریبات سے پولیو ورکر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس تقریب میں شوبز کی مشہور اداکارہ بشرا انصاری اور ڈی سی جنوبی ارشاد سوڈر نے پولیو ورکرز میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ تقریب کے دوران ان کو فیلڈ کے حوالے سے ڈاکٹر اسما نے بریفنگ بھی دی۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے ناگورنو قراباخ کے معاملے پر آخر تک لڑنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں، کسی بھی قیمت پر اپنی علاقائی خود مختاری کو بحال کریں گے اور آخر تک جائیں گے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے ایک اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ناگورنو قراباخ سمیت دیگر علاقوں سے دستبرداری کے لیے آرمینیا افواج کے ساتھ مذاکرات کے نتائج کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام ہوتے ہیں تو آذربائیجان کی افواج آخری دم تک لڑے گی۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ آذربائیجان کے صدر اور ترکی وزیر خارجہ کے درمیان اتوار کے روز ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں الہام علیف کا کہنا تھا کہ آرمینیا کے پاس اس معاملے میں روس کے فوجی اڈے سے معاونت کی درخواست کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ وہ اس مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ آرمینین فوج کی دستبرداری کی صورت میں ہو۔ بصورت دیگر اگر ہم کسی بھی قیمت پر اپنے علاقے خود مختاری کو بحال کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے۔ آذربائیجان کے صدر کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ناگورنو قراباخ کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان جاری لڑائی کو تقریباً 6 ہفتے گزر چکے ہیں، جبکہ دونوں فریقین ایک دوسرے پر نئے حملوں کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ ناگورنو قراباخ کے حکام کے الزام عائد کیا ہے کہ آذربائیجان اس کے سویرین علاقوں سمیت عسکری مقاموں پر نشانہ بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب آذربائیجان کے وزارت دفاع نے عام آبادی کو نشانہ بنانے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمینیا کی افواج سرحدوں پر موجود ہماری فورسز کو نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ سرحد کے قریبی آبادی تارتار اور دیگر علاقوں پر شیلنگ بھی کی گئی۔ قابض بھارتی فوج نے سری نگر کے نواحی علاقے رنگریٹ میں ایک جھڑپ میں حزب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر سیف اللہ میر کے شہید ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ان کے ایک ساتھی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا کے مطابق سری نگر کے نواحی علاقے رنگریٹ میں داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کیا گیا، جس کے دوران قابض بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شہید اور دوسرے کو حراست میں لے لیا۔ کشمیر پولیس کے آئی جی وجے کمار نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ خفیہ اطلاعات پر حزب المجاہدین کے امیر ڈاکٹر سیف اللہ کو گرفتار کرنے گئے تھے، تاہم مزاحمت کا سامنا ہونے پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ ان کے ایک ساتھی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ 31 سالہ سیف اللہ کی شہادت کی خبر پر سری نگر میں بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے، جس کے دوران مظاہرین نے بھارتی فوج پر پتھراؤ کیا اور گو انڈیا گو، ہم کیا چاہتے ہیں آزادی کے نعرے لگائے۔ بھارتی فوج نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پیلیٹ گنوں کا بے دریغ استعمال کیا اور آنسو گیس کے شیلز پھینکے۔ دوسری جانب حزب المجاہدین کی جانب سے اس خبر پر کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ رواں برس مئی میں حزب المجاہدین کے آپریشنز کمانڈر ریاض نائکو کی بھارتی فوج کے ہاتھوں شہادت کے بعد سیف اللہ میر نے گروپ کی کمان سنبھالی تھی۔ سروں کی ملکہ بلبل صحرا ریشما کو ہم سے بچھڑے 7 برس گزر گئے، لیکن ان کے گیت آج بھی سماعتوں کو معطر کرتے ہیں۔ بلبل صحرا ریشما کو ہم سے بچھڑے 7 برس گزر گئے، لیکن ان کی گیت آج بھی سماعتوں کو معطر کرتے ہیں۔ ریشما کی پیدائش بھارتی علاقے راجستھان میں 1947 میں ہوئی۔ ہجرت کے بعد انہوں نے کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے سیون شریف میں لال شہباز قلندر کی درگاہ پر فن کا مظاہرہ کر کے دلوں کو گرما دیا۔ ریڈیو پاکستان کے بعد جب ان کی آواز ٹی وی پر آئی تو اس کی گونج کو سرحدوں کی لمبی دیواریں بھی نہ روک پائیں۔ ریشما نے جہاں پاکستان میں مقبول گیت گائے، وہیں 80 کی دہائی میں بھارتی فلم کے گیت لمبی جدائی نے انہیں شہرت کے افق پر پہنچا دیا۔ ان کے پاس تعلیم کا زیور تو نہ تھا، لیکن فن پر ایسی مہارت حاصل تھی۔ بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سمیت دنیا کی اہم شخصیات ان کے فن کے گنگاتی نظر آتی تھیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور پھر ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ریشما 3 نومبر 2013 کو کینسر سے لڑتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا عالمی دن منایا گیا۔ پاکستان کا شمار بھی صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ترین ملک میں ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت ہر سال 2 نومبر کو صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا دن منایا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 2001 سے لے کر رواں برس تک فرائض کی ادائیگی کے دوران 70 صحافی اور صحافتی اداروں کے ارکان ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 47 صحافیوں کو ان کے صحافتی فرائض کی انجام دہی سے روکنے کے لیے دانستہ طور پر ہدف بنا کر قتل کیا گیا، جبکہ باقی تمام خطرناک ڈیوٹیاں انجام دیتے ہوئے مارے گئے۔ مزید یہ کہ پاکستان میں صحافیوں کے قتل کے صرف 2 ایسے مقدمات ہیں جن میں مجرموں کو سزا سنائی گئی۔ پی پی ایف کی رپورٹ کے مطابق 2000 سے لے کر اب تک سب سے زیادہ 21 صحافی بلوچستان میں قتل کیے گئے۔ خیبر
खैबर पख्तूनख्वा में 19, सिंध में 15, फाटा में 9, पंजाब में 4 और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 3 सहाफ़ी कत्ल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में 5वें नंबर पर है जहाँ सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के मुकदमात की सबसे ज्यादा तादाद गैर हलशुदा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है और सहाफ़ियों के लिए मुश्किल है। जुम्मे के रोज़ आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद तुर्की के साहिली शहर अजमेर में इमदादी टीमें जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रही हैं, जबकि हुकाम का कहना है कि हलाक होने वालों की तादाद कम अज़ कम 64 हो गई है, जबकि 2 नौजवान यूनान के जजीरे सैमोस में हलाक हुए हैं। दर्जनों अफराद अभी तक लापता हैं। ज़लज़ला पैमाई के अमरीकी इदारे यूएस लॉजिकल सर्वे का कहना है कि जुम्मे को आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 थी, लेकिन तुर्की का कहना है कि रेक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत 6.6 थी। क्योंकि ज़लज़ला का मरकज़ ज़मीन में ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए समंदर में उठने वाली बुलंद लहरें यूनान और तुर्की के जजीरों से टकराईं। इमदादी टीमों ने तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले अफराद की तलाश जारी रखी है और हज़ारों कारकुन इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहे। तुर्की के कुदरती आफात और हंगामी हालात के मुताल्लिक़ा इदारे का कहना था कि तुर्की में अब तक 62 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। इदारे का कहना था कि 900 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं, ताहम ज़्यादातर को मरहम पट्टी के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। इत्तलाआत के मुताबिक 8 अफराद इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल किए गए हैं। जिंदा बच जाने वाले लोगों में खुराक की तकसीम की जा रही है और जो लोग अपने घरों में वापस नहीं जा सकते उनके लिए हज़ारों खेमे कायम कर दिए गए हैं। तुर्की के नायब सदर फवाद ओक्ते का कहना था कि 26 ऐसी इमारतें जो ज़लज़ले से ज़्यादा मुतासिर हुई हैं उन्हें गिरा दिया जाएगा। उनका कहना था कि ज़लज़ला लोगों को हलाक नहीं करता, बल्कि लोग इमारतें गिरने से हलाक होते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का कहना था कि उनकी हुकूमत हर कीमत पर सर्दियाँ और बारिश शुरू होने से कबल अपने अजमेर के भाई बहनों के ज़ख्म भरने की कोशिश करेगी। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक दिन 1:51 पर आया था और इसका मरकज़ यूनान के जजीरे सैमूस पर वाक़े कार्लोवासी के कस्बे से 14 मील दूर था। ज़लज़ला पैमाई के अमरीकी इदारे यूएस जियोलॉजिकल का कहना था कि ज़लज़ला सतह ज़मीन से 21 किलोमीटर नीचे आया, जबकि तुर्क हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ 16 किलोमीटर की गहराई पर था। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा नुकसान बहराए इंजेन के साहिल पर वाक़े शहर अजमेर में हुआ, जहाँ बहुत से लोग ज़लज़ले के झटकों से खौफज़दा होकर गलियों और बाजारों में निकल आए। ज़लज़ले के बाद समंदर की सतह में इजाफे की वजह से अजमेर में सैलाब की इत्तलाआत थीं और एक शख्स इस वक्त हलाक हो गया जब उसकी व्हील चेयर सैलाबी पानी की जद में आके उलट गई। अजमेर तुर्की का तीसरा बड़ा शहर है और इसकी आबादी 30 लाख के करीब है। याद रहे कि तुर्की और यूनान दोनों ज़लज़लों की फॉल्ट लाइन पर वाक़े हैं और यहाँ ज़लज़ले आते रहते हैं। यूरोपियन मुल्क स्लोवाकिया में एक स्पोर्ट कार को सिर्फ 3 मिनट में 2 नशिस्तों वाली हवाई जहाज़ में बदलने का अमली मुजाहिरा किया गया। उड़ान कार क्लाइन विजन कंपनी ने तैयार की है। इंजीनियर्स ने इस मुनफरिद कार का नाम एयर कार रखा है और इसका परवाज से कबल इसका पिछला हिस्सा लंबा हो जाता है। इसमें एक प्रोपेलर काम करने लगता है, दाएं और बाएं बाजू सीधे हो जाते हैं और इसे 2 नशिस्ते हवाई जहाज बनने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। क्लाइन विजन नामी कंपनी के मुताबिक अब तक स्लोवाकिया के पाइंस्टैनी एयरपोर्ट से ये 2 परवाजें मुकम्मल कर चुके हैं और मजमूई तौर पर 1500 फुट की बुलंदी तक जा चुकी है। इस तरह ये तिजारती आजमाइश और तैयारी के करीब जा पहुंची है। कारसाज माहिर प्रोफेसर स्टीफन क्लाइन ने खुद इस कार को उड़ाया है और इसे 2 मरतबा टेक ऑफ और लैंडिंग से गुजारा है। गाड़ियां अपनी साख्त और इंजन के एतबार से भारी होती हैं, जबकि तैयारे बहुत हल्के होते हैं। कार को तैयारा बनाने में बस यही सबसे बड़ी मुश्किल है, ताहम इसका वजन तकरीबन 1100 किलोग्राम है और ये इजाफी तौर पर 199 किलोग्राम वजन भी ले जा सकती है। BMW के 1.6 इंजन के साथ इसे सिर्फ 985 फुट तवील रनवे दरकार होता है और दौरान परवाज 124 मील का फी घंटे की रफ्तार से परवाज कर सकती है। बोइंग से वाबस्ता एक साबका माहिर डॉक्टर ब्रांको ने कहा कि जिस तरह कार से बाजू बरामद होते हैं और दुम का हिस्सा वसी हो जाता है, वो एक बेहतरीन इख्तिरा है। इसका मुजाहिरा वीडियो में भी देखा जा सकता है, जिसमें हवाई कार बहुत मुस्तहकम अंदाज में परवाज कर रही है। अगले मरहले में उड़न गाड़ी में मजीद ताकतवर इंजन लगाया जाएगा। अगरचे ये कुल 620 मील का फासला तय कर सकती है, लेकिन अब तक इसकी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। मौजूदीन का ख्याल है कि ये कार खास अफराद को बराह रास्त एयरपोर्ट ले जाने, हवाई टैक्सी और दीगर आफात में मददगार साबित हो सकती है। माहिरीन सेहत ने अखरोट को इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद करार दे दिया। सेहत के बेशुमार मसाइल का हल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
तिबी माहिरीन का कहना है कि अखरोट में मौजूद प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स न सिर्फ जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं बल्कि ब्लड प्रेशर और इमराज क़ल्ब से बचाव में मौसर साबित होते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक अखरोट के इस्तेमाल से दिमागी सेहत बेहतर रहती है, दिल के अमराज से बचाता है और ज़ियाबेट्स का खतरा टाल देता है। बाल, जिल्द और नाखून के लिए बेहद मुफीद है। दिन में 5 अखरोट खाने से जिस्म को ग़िज़ाइयत और विटामिन मिलना शुरू हो जाएंगे और इन विटामिन के जरिए आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। अखरोट के जरिए ज़हनी दबाव से छुटकारा पाया जा सकता है, चूँकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि आपके जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे दिल के अमराज वगैरह। अलावा इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड के जरिए ज़हनी दबाव से निजात मिलती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई से भरपूर अखरोट बालों में नमी बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा इनमें कॉपर की मिकदार भी काफ़ी होती है जो जिल्द और बालों के कुदरती रंग को बरकरार रखने में मदद देती है, जबकि इस मिनरल की कमी आपके बालों को क़ब्ल अज़ वक्त सफ़ेद कर सकती है। तिबी माहिरीन का कहना है कि अखरोट का इस्तेमाल एतदाल से किया जाए तो ही फ़ायदेमंद है। इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ पकवानों में भी किया जाता है। अखरोट से बने पकवान बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अखरोट से बने केक, ब्रेड, पुडिंग, बिस्किट्स, हलवा, सैलड्स वगैरह बहुत पसंद किए जाते हैं। गैर मुल्की तहकीकाती टीम की कुत्तों के DNA पर की गई तहकीक के दौरान ये इंकशाफ सामने आया है कि कुत्ता हमारा बेहतरीन दोस्त होने के साथ साथ कदीम तरीन साथी भी है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुत्ते और इंसान की दोस्ती कितनी पुरानी है, ये जानने के लिए एक गैर मुल्की तहकीकी टीम ने 27 कुत्तों की जीनियाती खलियों का मवाजना जदीद दौर के कुत्तों से किया। नताइज में इंकशाफ हुआ कि जनूबी अफ्रीका और मैक्सिको में पाए जाने वाले कुत्तों की नस्ल खित्ते में कदीम कुत्तों की जीनियाती निशानात बरकरार रखे हुए है। जायजे के दौरान 11,000 साल कबल बर्फानी दौर के अख्ताम तक कुत्तों के पालने का सबूत मिला है, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कुत्ता इंसान के कदीम तरीन दोस्त जानवरों में से एक है और आज भी हमारी ज़मीन पर बतौर वफादार दोस्त हर जगह फैले हुए हैं। ये कहा जाता है कि कुत्ते भेड़ियों से इर्तिका पजीरी के अमल के जरिए वजूद में आए, जो बाद में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के गर्ज से इंसानी कैंपों में दाखिल हुए और पालतू जानवरों के तौर पर शिकार के बेहतरीन साथी और मुहाफ़िज़ साबित हुए। नताइज वाज़ह करते हैं कि कुत्ते शायद मादूम भेड़ियों की आबादी या फिर उन जैसे किसी और नस्ल के ताल्लुक से वजूद में आए। अगर दुनिया भर में पालतू जानवरों के DNA का मुताला किया जाए तो कोई DNA ऐसा तावन नहीं करता जैसे कुत्तों का DNA करता है। डॉक्टर पॉन्स स्कॉगलैंड के मुताबिक कुत्तों और इंसानों का ताल्लुक कब और कहाँ से शुरू हुआ ये बात भी राज है, क्योंकि कुत्तों की तारीख इतनी मुतहरिक है कि ये बात अभी नहीं कही जा सकती कि ये ताल्लुक कब और कैसे बना। न्यूयॉर्क के तालाब से फरार होने वाला कछुआ 48 घंटों की मुसाफत तय करने के बाद अपने आबाई घर वापस पहुंच गया। 200 पाउंड वजनी बुजुर्ग कछुए का नाम स्पार्क प्लग है, जिसकी उम्र 60 साल है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी नस्ल के कछुए स्पार्क प्लग को एटवा काउंटी के तालाब में, जिसके गिर्द बाढ़ नस्ब थी, रखा गया था। एक रोज वो किसी तरह बाढ़ से बाहर निकलने में कामयाब हुआ और रेंगता हुआ करीब से गुजरने वाली सड़क के किनारे आ पहुंचा। इसी दौरान एक गाड़ी का वहां से गुजर हुआ। गाड़ी पर सवार शख्स की नजर कछुए पर पड़ी तो वो इसे पसंद आ गया। इसका मार्शल काउंटी में 200 एकड़ का एक ज़रई फार्म और एक तालाब भी है। वो कछुए को इसी तरह उठाकर अपने साथ ले गया और इसे अपने तालाब में छोड़ दिया। जबकि कछुए का असल मालिक टाई हैरिस है। इसे जानवर पालने का शौक है और ये कछुआ बहुत पहले और न्यू जर्सी में लाया था और इसकी परवरिश कर रहा था। टाई हैरिस ने मकामी मीडिया को बताया है कि स्पार्क प्लग तालाब में नजर ना आया तो मैंने इसकी तलाश शुरू की। इसके रेंगने के निशान सड़क तक तो जाते थे, लेकिन इससे आगे कुछ खबर नहीं थी। बाद अज़ा मैंने सोशल मीडिया पर इसकी गुमशुदगी के मुतालिक लिखा। हैरिस का कहना था कि जो शख्स इसे अपने साथ ले गया था, इसे अगले रोज कछुए अपने तालाब में नजर नहीं आया। स्पार्क प्लग की तलाश शुरू हुई। इसके रेंगने के निशानात सोयाबीन के खेतों तक जाते थे। इसके बाद वो कहाँ गया कुछ पता न चल सका। हम मायूस होकर बैठ गए कि अब वो कहाँ मिलेगा। हैरिस ने बताया कि स्पार्क प्लग नए तालाब से जुमरात को फरार हुआ था। हफ्ते की सुबह मेरी नजर अपने तालाब पर पड़ी तो हैरत की इंतहा न रही। कछुआ वहाँ मौजूद था। वो अपने फरार होने के बाद 2 अजला और सोयाबीन के खेतों से रेंगता हुआ 48 घंटे में अपने आबाई तालाब में आ पहुंचा। क्या आपने कभी शेर को ड्राइविंग सीट संभाले देखा है? आपको भी अजीब सा मालूम हो रहा होगा कि शेर भला कैसे गाड़ी चला सकता है, लेकिन जनाब ये कोई मजाक नहीं, हकीकत है। जी हाँ, आज हम आपको इस मज़ेदार कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड के एक चिड़ियाघर में जिम्बा नामी सफेद शेर सफारी जीप की ड्राइविंग सीट पर चढ़ बैठा। जब सयाह सफारी जीप की सवारी के लिए पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि शेर सफारी जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। वहां मौजूद एक शख्स ने फौरी इस मंजर को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया, जिसमें सफारी जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठे शेर को खिड़की के बाहर देखते देखा जा सकता है। शेर की तस्वीर लेने वाले शख्स का कहना था कि वो समझा शायद शेर भी सफारी जीप पर सफर के लिए गाड़ी में बैठा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था, बल्कि शेर तो बेचारा किसी तरह जीप में बैठ गया, लेकिन इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वापस बाहर कैसे निकला जाए। स्पेन की पुलिस ने इंसानी सर छुपाने वाले सफाक शख्स को सबूत हासिल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने अपने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया।
गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन की पुलिस ने कूड़ेदान से इंसानी सर बरामद होने के बाद तहकीकात का आगाज किया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने अपने फ्लैट के करीब में रखे कूड़ेदान में इंसानी सर फेंका था। एनी शाहिद ने पुलिस को बताया कि वो मज़कूरा शख्स को देखकर ये समझा कि शायद ये हैलोवीन त्यौहार के हवाले से मजाक है, क्योंकि वो सब हत्ता के बच्चों के सामने भी सर की नुमाइश कर रहा था। इंसानी सर की तस्दीक होने के बाद पुर्तगाल से मिलने वाले स्पेन के सरहदी इलाके हुएल्वा के साउथ वेस्ट सिटी की पुलिस ने एक रोज कबल इमरजेंसी नाफिज की और मुलजिम को रात 9 बजे के करीब गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर सरकटी लाश भी बरामद की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम ने इस बात का एतराफ़ किया कि उसने अपने 50 साला दोस्त को कत्ल किया। हिरासत में लिए जाने वाले शख्स की उम्र 50 साल बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तारी से कबल इलाके को घेरे में भी लिया और ख़ास ऑपरेशन के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया। श्रीलंका में क्रिकेटर्स स्मगलिंग का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। खिलाड़ियों को झूठे प्रोफाइल पर ऑस्ट्रेलिया ले जाने के इंकशाफ पर श्रीलंका क्रिकेट ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। एक ऑस्ट्रेलिया अखबार की जानिब से श्रीलंका से क्रिकेटर्स को झूठे प्रोफाइल पर ऑस्ट्रेलिया स्मगल करने का इंकशाफ किया गया। कंडा के नामी प्लेयर्स एजेंट मुबैना तौर पर अपने आबाई मुल्क से नौजवान खिलाड़ियों को झूठे प्रोफाइल बनवाकर स्पोर्ट्स वीजे पर ऑस्ट्रेलिया ले जाता है। एक खिलाड़ी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मैंने कंडा गे की मदद से ऑस्ट्रेलिया का स्पोर्ट्स वीज़ा हासिल करने से कबल सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला था। गुज़िश्ता बरस मेलबर्न एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद एजेंट को $10,000 अदा किए। मुझे एक ऐसे घर में ठहराया गया जिसके 3 कमरे और एक बाथरूम था और वहां पर 16 अफराद मुकीम थे। ऐसा महसूस होता था कि हम किसी पनागुज़ीन कैंप में ठहरे हुए हैं। कैंडल मंजर आम पर आते ही जहाँ ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने तहकीकात शुरू कर दी, वहीं श्रीलंका क्रिकेट ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। बोर्ड के सदर शिमित सलवास सारे मामले को काफी संजीदगी से ले रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इसमें बोर्ड के मुलाजिमीन में से कोई मुलव्वस हुआ तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।